हेलो स्टूडेंट्स। आ जाओ भाई, आ जाओ हरियाणा वाले बच्चे आ जाओ आज यार। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट में डिमांड आ रही है, सर पहले फिजिकल केमिस्ट्री करा दो। तो मैं आपकी डिमांड पर आ गया हूं और फिजिकल केमिस्ट्री को लेके आ गया हूं भाई साहब। एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स दो ऐसे चैप्टर हैं जिनसे भर भर के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आज इनका कंप्लीट निचोड़ देखेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको लास्ट तक क्लास में बने रहना है। तो सभी बच्चे आ जाओ, वन शॉट लास्ट बोर आपका चल रहा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपको देनी है जो मैं अभी आपको बता देता हूं, और फिर उसके बाद में अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देंगे भाई। तो पहली बात, तो कोई बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, कि मेरा जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है। पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं, आपको पता भी है 3 एपिसोड हो चुके हैं, चौथा एपिसोड चल रहा है। सारे एपिसोड देख जाना, पीडीएफ इधर पटक देना, पेपर इधर पटक देना, कॉलम मैचिंग कर लेना, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, बाकी का पेपर सॉल्यूशन में मिलते हैं बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ में। सबसे बड़ा डाउट यही आता है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मेरा जवाब होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कहाँ से ज्वाइन करो? लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए क्लिक करो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे, सर ये क्या नजर आ रहा है? एम्स उम्मीद। तो आपके आस पड़ोस में जो भी लोग इधर उधर क्रिकेट खेलते हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, या फिर इधर उधर मूवी वगैरह देखते हुए मिल जाएंगे। तो उनको बोलो कि भाई साहब एम्स उम्मीद का बैच ज्वाइन करो, सराउंडिंग वालों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच आपका होने वाला है। जो भी बच्चे एम्स में जाना चाहते हैं तो आप उनको ये जरूर बताएं। कारण क्या है बताने का? क्योंकि यहाँ 3 बार अपन सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। 6 नहीं 7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल मिलने वाला है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। डेली लेक्चर, डीपीपी उनका सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट उनका सॉल्यूशन। और वो कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उनको मेंटरशिप भी यहाँ पे पर्सनल प्रदान की जाएगी। और हाँ, आप में से भी, वैसे आप तो सब चली जाओगे हरियाणा के टॉप कॉलेजों में, बट आप में से कोई भी अगर ऐसा मन आ जाता है कि नहीं सर मैं तो एम्स में जाऊंगी, एम्स में जाऊंगा, तो आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। किसी को बताना मत, क्योंकि नजर लग जाएगी फिर, ठीक है। तो आ जाओ भाई, उम्मीद 2026 में बात करते हैं बुक की। तो ये आपको सारी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, याद रखना, इसलिए 7 मॉड्यूल हो चुके हैं। एक है आपका बॉटनी का और एक है आपका जूलॉजी का। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर और करते हैं शुभारंभ। क्या करते हैं सर? शुभारंभ करते हैं। बात करूं मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। एकदम निचोड़ दूंगा पूरा दोनों चैप्टरों को। वैसे आपको पता ही है, बेसिक से उठाऊंगा और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो आइए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक एटम होता है, ठीक है ना, तो ये एक नंबर है x और ये एक नंबर है y। तो ये जो आपका नीचे वाला नंबर होता है इसको बोला जाता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको z से डिनोट किया जाता है, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये ऊपर वाला नंबर होता है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। और इन दोनों का डिफरेंस, बाई और एक्स का डिफरेंस, बाई माइनस का जो एक्स है उसका डिफरेंस होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सिंपल सी कहानी है जो सब बच्चों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। कोई भी एटम ले लो, जैसे सर ऑक्सीजन ले लिया, 8 और 16, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। ये एटॉमिक मास है, दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बता सकते हो 8, प्रोटॉन बता सकते हो 8, न्यूट्रॉन बता सकते हो 8, एटॉमिक मास बता सकते हो 16। तो किसी भी एटम का आप यहाँ पे बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हर कुछ निकाल सकते हो जो भी यहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जाएगा। चेक 1 2, चेक 1 2, ऑल क्लियर? क्या सब बच्चों को मेरी भावनाएं समझ में आ गई है? तो फटाफट एक बार जल्दी से यहाँ पे बता दो, जल्दी से बता दो, क्योंकि रात के देख रहे हैं आप 9:30 बज रहे भाई साहब, ठीक है ना, रात के 9:30 बज रहे हैं, आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ।
नींदे हैं आंखों में मेरे, तो संघर्ष आपके लिए जारी है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि आपको टॉप जो भी आपके मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के अंदर उनमें हमको पहुंचाना है, ठीक है, इसलिए एफर्ट्स पूरी टीम लगा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इतनी इंपॉर्टेंट कि प्यारे बच्चों मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद भी शर्मा जा रहा हूं। जहां से लगातार सवाल आते हैं, 5 ऐसे फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले याद रखना एनर्जी बराबर NSC अपॉन लेमडा। नेक्स्ट आप याद रखना R बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाई एन, सेंटीमीटर पर सेकंड में यूनिट होगी। ये यूनिट याद रखना प्यारे बच्चों एंगस्ट्रॉन में होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है MBR बराबर NH अपॉन में 2 पाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल आया हुआ है। उसके बाद में आपको याद रखना है एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये यहाँ पे इस तरीके से कहानी चलती है, जो कि सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सर इनका मतलब तो बताओ, है ना भाई, इनका मतलब तो बताओ यहाँ पे। तो देखो भाई, H आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 है। C स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि आपको पता ही है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा आपका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। एन आपका यहाँ पे जनरली ऑर्बिट होता है, जो मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये जेड रेन बता ही दिया, बाकी का सारा कुछ बता ही दिया मैंने, यहाँ भी बाकी का सारा कुछ बता ही दिया। इस तरीके से आप किसी भी, ठीक है ना, फॉर्मूला पे काम कर सकते हो, और जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और आने वाले समय में आप धूम मचा सकते हो आपके एग्जाम में। तो चेक 1 2 ऑल क्लियर, चेक 1 2 ऑल क्लियर। क्या मेरे सभी प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया है? तो एक बार जल्दी से बोलो हाँ कि ना। अगर आप सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट बोलो हाँ कि ना, जल्दी जल्दी। चलो सर इनके ऊपर क्वेश्चंस करा दो, बिल्कुल क्वेश्चंस करवा देंगे। फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+। तो भाई देखो कुछ नहीं करना, रेडियस होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, तो 0.529 n आपका ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में जेड कितना है, हीलियम का जेड एटॉमिक नंबर 2 होता है, अभी बता चुका हूं मैं। तो 2 से 2 गया तो 0.529 का आपको दुगना करना है, वो ही आपका एंगस्ट्रॉन में क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आ गया, फाइंड आउट एटॉमिक वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन में n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड 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 एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, अपॉन में थर्ड ऑर्बिट है तो 3 आएगा। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर याद रखना मीटर में होगा तो ये 10 की पावर 6 होगा। कई बार कई कोचिंगों में आपको 10 की पावर 6 लिखाया जाता है, तो मीटर पर सेकंड होती है यूनिट। मैंने सेंटीमीटर में बताया इसलिए 10 की पावर 8 लिया है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देंगे तो वो वापस 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आराम से आप, ठीक है,
वेलोसिटी बता सकते हो, रेडियस बता सकते हो। बात कर लेते हैं एनर्जी की। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। एक कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एक्साइटेड स्टेट, और एक मिलेगा आपको ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, जो भी आपका यहाँ पे स्टेट दे रखा है, जैसे मान लो मैंने दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर क्या होगा 1 प्लस जो दे रखा है, तो एक एक्स्ट्रा, मतलब कुल मिला के एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 4। ग्राउंड स्टेट में फिक्स है, हमेशा n की जो वैल्यू है वो 1 आपको लेके चलना है। ग्राउंड स्टेट कभी भी आ जाएगा कि सर ये ग्राउंड स्टेट में है तो बताओ इसका, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ग्राउंड स्टेट में आपका ये फिक्स वैल्यू रखता है जो है आपका 1। अगर सब बच्चों को क्लियर हो गया है तो आप जल्दी से मुझे बताइएगा, बोलो हाँ कि ना। चेक बंचू ऑल क्लियर। क्या सब बच्चों को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है? तो बोलो हाँ कि ना। और मैं आशा कर सकता हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा। बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि हो गया होगा क्लियर। ठीक है, चलो तो इस तरीके से भाई साहब अब एनर्जी निकाल लेते हैं अपन। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन का तो Z1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं अभी अपन, तो एन भी 1, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जब अपन फर्स्ट ऑर्बिट के बाद में सेकंड ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो एनर्जी बराबर माइनस का 13.6, जेड की जगह क्या आ जाएगा 1, हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा, एन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 पॉइंट कितना जाएगा बताओ, 4 तिया 12, और उसके बाद में बचेगा आपका कितना, माइनस का 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब फोर्थ ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर मतलब आपका 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। तो माइनस का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, 0 पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप किसी भी एटम की एनर्जी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वो दुनिया की उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठा हुआ है, आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर, 1/λ जेड स्क्वायर आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 × 10⁷ मीटर इनवर्स में होती है। जेड आपको पता ही है एटॉमिक नंबर होता है। ये 1/λ को कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो याद रखना प्यारे बच्चों वेव नंबर बोला जाता है। n1 और n2 आपको पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अब उसका कारण बताऊंगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होती है आपकी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट।
अब आपका आगे पी फंड और हम्प्री भी होता है, ठीक है ना, उनसे भी आपके लगातार सवाल आते हैं, बट आपको यहीं पर, ठीक है ना, ये 4 याद रखने हैं, बाकी के आगे आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल यहाँ पे नहीं मिलेगा पी फंड एंड हम्प्री से। अब लाइमन में याद रखना n1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यहाँ n1 आपका 2 होता है, सिक्वेंस से चलो बस, n1 3, n1 4, n1 5, बाकी का डॉट डॉट। अब देखो n2 की जब वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो कुछ नहीं करना, जो है 1 उसमें जो कंडीशन आपको गिवन होगी उसको आपको जोड़ देना है। यहाँ पे आपका 2 है तो n2 में 2 प्लस गिवन कंडीशन, n2 में 3 प्लस गिवन कंडीशन, n2 में 4 प्लस गिवन कंडीशन, n2 में आपका 5 प्लस गिवन कंडीशन। बस लाइमन याद रखना प्यारे बच्चों, अल्ट्रा वायलेट कलर शो करता है, अल्ट्रा वायलेट। बॉमर आपका याद रखना विजिबल कलर शो करता है, और बाकी के सारे याद रखना प्यारे बच्चों आपका इंफ्रारेड कलर शो करते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी के सारे इंफ्रारेड, बॉमर विजिबल और लाइमन आपका अल्ट्रा वायलेट। इस तरीके के सवाल आपसे लगातार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं, तो आप सब बच्चों को यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ है, जो सब बच्चों को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो चेक 1 2 ऑल क्लियर? सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताओ भाई फटाफट। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर लिख दो, जल्दी जल्दी फटाफट। सभी बच्चे फटाफट यस सर लिख दो भाई, यस सर, क्या बात है। चलो, तो इस तरीके से यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे अपने इस चीज़ को पढ़ा क्यों है, उसके ऊपर कारण क्या है, सवाल कैसे आता है। देखो आपने पढ़ा था एनर्जी बराबर NSC अपॉन लेमडा था, बट जनरली मैंने एन को 1 मान लिया है तो SC अपॉन लेमडा लिखा है। अब मान लो कभी मैंने पूछा लेमडा आपको मिनिमम बताना है, अब लेमडा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो आपको कुछ नहीं सोचना, n1 बराबर 1 है, अब एनर्जी मिनिमम चाहिए तो आपको गैप मिनिमम रखना पड़ेगा, मतलब आपको n2 की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, गैप कम एनर्जी मिनिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम लेनी पड़ गई तो गैप बहुत ज़्यादा, मतलब n2 बराबर इनफाइनाइट, n2 क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ये आपका गेम है, इतना पता है काम हो जाएगा। जैसे अभी देखो कैसे सवाल आता है, फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट निकाल लेते हैं फिर शॉर्टेस्ट निकाल लेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब देखो लाइमन सीरीज है ये, तो लाइमन सीरीज है तो भाई साहब n1 की वैल्यू तो फिक्स है 1 हो गई, लाइमन है ना भाई, तो n1 तो 1 हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या है आपका मिनिमम में, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली है। तो अगर n1 आपका 1 है तो गैप कम कब होगा, जब n2 आपका 2 हो जाए। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई लेमडा निकालना है, जेड हाइड्रोजन का 1 हो गया, RH का RH 1 अपॉन n1, 1 अपॉन n1 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कर लो, 1 बाई लेमडा बराबर RH 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 4, तो यहाँ से लेमडा बराबर आ जाएगा आपका 4 बाई 3 और RH, तो ये लेमडा आ गया मिनिमम, नहीं आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई लाइमन सीरीज के लिए।
इस तरीके के सवाल लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले सालों का ट्रेंड के अंदर। तो अब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो प्यारे बच्चों आप बहुत ही आसानी से उसको अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आप एकदम बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर लिख दो कि हाँ सर एकदम मज़ा आ गया। एकदम देखो स्लो स्लो चल रहा हूँ, हर एक चीज़ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, चैप्टर ख़त्म करना मुझे आता है, बट साथ साथ में आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए और एक एक क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए। फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ for Balmer series of hydrogen atom. चलो भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम, मतलब N2 आपका क्या लेना पड़ेगा बताओ, एनर्जी मैक्सिमम गैप ज़्यादा लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। और बामर के लिए N1 कितना है 2। फॉर्मूला लगा दो अब, 1/λ बराबर Z कितना है हाइड्रोजन का 1, RH 1/N1 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे 1/λ बराबर RH 1/4। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 टाइम्स आ जाएगा आपका H। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ RH। इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर बता सकते हो और आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ सब बच्चों से, बहुत आसानी से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा बराबर H/P, लैम्डा बराबर H/mb। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब m² b² को p² लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 KEM। तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा H/√2 KEM। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ रिलेशन अपन देख सकते हैं। और इस पे भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पे भी लगातार सवाल पिछले सालों से आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अगर आ गई समझ में, तो आप यहाँ भी आप सवाल को सॉल्व कर दोगे और आसानी से जो फोकट का नंबर है उसको आप हासिल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। इसके बाद में आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी को m डॉट डेल्टा बी
डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एम को नीचे ले जाओ तो डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये वेलोसिटी चेंज इन, और चेंज इन आपका ये होता है, याद रखना, चेंज इन अनसर्टेनिटी पोजीशन, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, और इसी चीज को मैंने वेलोसिटी के फॉर्म में लिख दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार सवाल आ रहे हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन कभी कभार पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको भी प्यारे बच्चों डिफाइन कर सकते हो। एक रिलेशन याद रखना, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू का अपॉन में जेड स्क्वायर, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एन क्यूब। ये दो रिलेशन याद रखना, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है तो यहाँ पे आपसे, ठीक है, आसानी से आप बता सकते हो। तो कुल मिला के जो आपका फर्स्ट पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो समाप्त हो गया है। अब अपन सेकंड पार्ट में एंट्री कर चुके हैं, जहाँ से सवाल आते हैं मैं वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को। एजुमिथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एजुमिथल क्वांटम नंबर, जो एजुमिथल क्वांटम नंबर इसको एल से डिनोट किया जाता है, याद रखना 0 से लेके n-1 तक वेरी करता है। n हमेशा l से ज़्यादा होता है, n और l कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये भी आप याद रखना। s, p, d और f, s सबसेल के लिए l बराबर 0 होता है, p के लिए l बराबर 1 होता है, d के लिए l बराबर 2 होता है, और f के लिए l बराबर 3 होता है। ये भी आप यहाँ पे याद रखना। s के लिए प्यारे बच्चों l बराबर 0, p के लिए l बराबर 1, d के लिए l बराबर 2 और f के लिए l बराबर 3। ठीक है, सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट है, जो कि आप यहाँ पे इसको याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए। एक होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से इसको डिनोट किया जाता है, -l टू l वेरी करता है। जैसे मान लो l बराबर आ गया 3, तो m बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, इस तरीके से वेरी करेगा। जैसे l बराबर आ गया 2, तो m बराबर -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरीके से वेरी करेगा। जनरली ऑर्बिटल के बारे में ये चर्चा करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये भी यहाँ पे आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक रूल बता रहा हूँ, n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितना ज़्यादा n+l होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। यहाँ पे याद रखना, अगर n+l आपका सेम हो गया तो n खुद है ना वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी के, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। 2s, 3s, 2p, 3p, तो n का मतलब होता है आगे वाला नंबर, और l का मतलब मैंने आपको सिखाई दिया है। तो n+l बराबर n है 2, s के लिए l बराबर है 0। यहाँ पे n+l बराबर 3 + 0, यहाँ पे n+l बराबर 2 + pl बराबर कितना होता है 1, तो 3। यहाँ पे 3 + 1 बराबर 4। अब देखो n+l सबसे ज़्यादा 3p का है, तो 3p सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में देखो 3 और 3 सेम आ गया, तो इन दोनों में बात करेंगे तो फिर 3s वाला इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इन दोनों में 2 और 3 है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर आपका डिफाइन होगा, मतलब 3p का सबसे ज़्यादा, फिर आपका 3s, फिर आपका 2p
और फिर आपका 2s। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके का सवाल भी लगातार एग्जाम में आ रहे हैं हरियाणा में। तो आपसे n+l वाला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। n+l जब सेम हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ये फंडा अपनाना है, ये फंडा आप अपनाते हो तो प्यारे बच्चों आपका आसानी से आंसर भी आ जाएगा और आपका काम निकल जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, सवाल आते हैं लगातार आते हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, बताया, ताकि मेरे बच्चे को किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सब बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं अपन नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। दो चीज़ होती है, एक ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल। ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम याद रखना NH/2 और ऑर्बिटल के लिए याद रखना अंडर में L+1 H/2 और एक कभी कभी H क्रॉस लिख देते हैं तो उसका मतलब याद रखना H/2 ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट आएगा तो NH/2, जैसे सेकंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम तो 2H/2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम तो 3H/2, लेकिन अगर ऑर्बिटल होगा तो फिर अंडर में L+1 H/2। L आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं, H क्रॉस का मतलब मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम की कहानी है जो सब बच्चों को आनी चाहिए। उसके बाद में एक होता है स्पिन, एस से डिनोट किया जाता है, जो कि प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। जैसे कोई भी ये चीज़ है तो ये आपका दोनों तरफ रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज भी करेगा। ऑर्थो पैरा दो टाइप की स्पिन होती है, क्लॉकवाइज करेगा तो याद रखना प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो याद रखना आपका माइनस हाफ। इम्पोर्टेंट है, सवाल आते हैं लगातार, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप स्पिन का भी यहाँ पे सवाल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है रेडियल नॉट्स। कौन सा नोड? रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स को याद रखना प्यारे बच्चों, n-l-1 से यहाँ पे अपन दिखाते हैं। एक होता है टोटल नोड्स, उसको याद रखना प्यारे बच्चों n-1 से दिखाते हैं। एक होता है आपका एंगुलर नोड्स, उसको याद रखना आप l से दिखाते हैं। ठीक है, एंगुलर नोड्स l होता है, टोटल नोड्स n-1 होता है और रेडियल नोड्स आपका n-l-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से प्यारे बच्चों रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स निकाल सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और फाइनली इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो समाप्त होता है और अपन नए चैप्टर में अब एंट्री करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। 2 मिनट का मुझे आपसे ब्रेक चाहिए होगा, ब्रेक तो नहीं, मैं यही हूँ, बस चाय पी लेता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा चाय की ज़रूरत है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, द एंड हो गया है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। मैं गारंटी के साथ, फुल चैलेंज के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सवाल आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो आपसे अब सॉल्व हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चंस भी अपन ने किए हैं, कॉन्सेप्ट भी अपन ने सीखे हैं और एक एक चीज़ को यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रॉपर ढंग से एकदम फॉर्मेट के साथ में अपन ने चीज़ें सीखी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यहीं रहे, बस 2 मिनट में मैं चाय पी लेता हूँ, फिर वापस अपन नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।
तो बच्चे आ जाओ भाई फटाफट एक बार फिर से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हो गया है और अब अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सवाल भी आता है यहाँ से, ठीक है। और एकदम अपन यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पीड में लेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखते चलना, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो चीज पढ़ते हैं वो होता है सिस्टम। पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? इट इज द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कुल मिला के जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो ही आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखा जाता है। सिस्टम का मतलब है जो चीज को डिफाइन किया जा सकता है, जो चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो कोचिंग एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या है, सिस्टम। जैसे मैं बोलूँ मैं मूवी देखने जा रहा हूँ इस सिनेमा हॉल में, तो वो एग्जिस्ट करता है। मैं बोलूँ मैं जयपुर जा रहा हूँ, जयपुर एग्जिस्ट करता है। बट मैं बोलूँ मेरे पास इनफाइनाइट मनी है, अब इनफाइनाइट मतलब कितना, एग्जिस्ट थोड़ी करता है इनफाइनाइट नंबर। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको सिस्टम नहीं, उसको बोला जाता है सराउंडिंग। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। और जब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिल जाते हैं तो इसको जिस नाम से जाना जाता है वो होता है प्यारे बच्चों यूनिवर्स। क्या होता है, यूनिवर्स होता है भाई, क्या होता है, यूनिवर्स आपका यहाँ पे ये कहलाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ये चीज़ है और कई बार आपसे ये चीज़ पूछी भी गई है, तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट कौन करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें से आपका मास ट्रांसफर हो जाए और एनर्जी या हीट दोनों एक ही बात होती है, वो भी ट्रांसफर हो जाए, जिसमें से मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मास आपका ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन आपका एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें से ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, दोनों ही ट्रांसफर नहीं होंगे, तो वो कहलाता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। सर एग्जांपल भी बता दो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलो आप बताओ कमेंट में, आप बताओ मुझे एक कप ऑफ चाय, एक चाय का कप जिसमें चाय है, गर्मा गर्म चाय है, तो बताओ कमेंट में बताओ फटाफट, ओपन होगा या क्लोज होगा? क्या होगा भाई, चाय का कप ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, एक चाय का कप ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा, एक कप ऑफ चाय ओपन और क्लोज, क्या होगा आपका आंसर?
जल्दी से बताओ भाई। तो भाई बिल्कुल ओपन होगा, क्योंकि चाय है तो गर्म से ठंडी हो जाएगी पहली बात, और वेपर के फॉर्म में कुछ उड़ भी तो जाएगी ना बाहर, तो चाय की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये ओपन सिस्टम है। चलो एसी बताओ, एसी क्या है? एसी जो अपन घर में यूज करते हैं ये ओपन है या क्लोज? एसी क्या है, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सभी बच्चे बताओ भाई, एसी आपका ओपन है या क्लोज? एसी जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताओ भाई। देखो एसी जो है वो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे ओपन है भाई। अरे सर ओपन एसी कैसे सर? भाई गर्म से ठंडा तो करती है रूम, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन सर मास ट्रांसफर बताओ आप, मास कैसे हो रहा है? तो आप कभी देखना एसी जब चलती है तो बाहर पानी टपकता रहता है भाई साहब, टपक टपक टपक, बाल्टी भर जाती है पूरी। देखना कभी आप, वो क्या करती है, जो ह्यूमिडिटी है उसको पूरी को एब्जॉर्ब करती है। तो एसी मास का भी ट्रांसफर करती है जनरली। तो इस वजह से एसी आपका क्या है, याद रखना आपका एसी जो है प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा सिस्टम है? एसी आपका यहां पर क्लोज सिस्टम है। क्लोज नहीं, ओपन ओपन ओपन, ठीक है ना। अब मैं बोलूं यहां पे थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क बताओ, थर्मल फ्लास्क क्या है? जो अपन फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क मतलब थर्मोमीटर जो यूज करते हैं ना, वो क्या है? ओपन है, क्लोज है, आइसोलेटेड है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताइएगा। थर्मल फ्लास्क के बारे में बताइएगा। तो भाई देखो थर्मल जो फ्लास्क है ये आपका होता है आइसोलेटेड, ना तो हीट ना मास। क्योंकि आपने देखा होगा चाय अपन जब थर्मल फ्लास्क में रखते हैं तो गर्म चाय गर्म ही रहती है, और मास ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वेपर बनेगी तो वो तो उसी में रहेगी, बाहर थोड़ी निकलेगी। बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ टाइम के लिए ही थर्मल फ्लास्क आपका आइसोलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा के लिए चाय गर्म रहेगी। पता चले आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी चाय बना के रख गए, भाई मेरा पोता और पोती आएगी चाय पिएगी, और अब आप चाय का आनंद ले रहे हो, 100-150 साल पहले की चाय थर्मल फ्लास्क में रखी हुई है। अरे सर मजा आ रहा है सर, गर्मा गर्म चाय आप भी पी लो। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कुछ टाइम लिमिट के लिए ही आपका यहाँ पे वेरी करता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज आप थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपके काम भी आएगी। तो मैंने एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो भाई साहब, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है ऑन मास एंड वॉल्यूम, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मास एंड वॉल्यूम पे आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है भाई साहब, डिपेंड नहीं करता है प्यारे बच्चों। वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक चीज और याद रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो आपका हमेशा इंटेंसिव होता है, ये याद रखना आप, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव एक याद रखना आप एडिटिव इन नेचर होता है, जबकि इंटेंसिव आपका नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मास, तो भाई मास क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो भाई साहब इसको आधा आधा कर सकते हैं ना यार, m/2 m/2, तो हो गया डिवाइड, तो एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है?
जल्दी से सभी बच्चे बताओ टेम्परेचर के बारे में क्या राय है आपकी, कैसा है टेम्परेचर, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा, टेम्परेचर एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे जल्दी से बताइएगा, टेम्परेचर एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है? तो भाई इंटेंसिव है टेम्परेचर, इंटेंसिव, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है ना, ये जो रोड है मान लो ये बहुत गर्म है, वैसे थोड़ी इसको आधा कर दिया तो टेम्परेचर भी आधा आधा हो जाएगा, ये कम गर्म ये कम गर्म हो जाएगी, जितनी ये गर्म है इतनी ये गर्म रहेगा, चाहे इसको आधा क्या इसके कई सारे टुकड़े कर दो, टेम्परेचर आपका डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिव है भाई। चलो डेंसिटी बता दो, डेंसिटी सभी बच्चे डेंसिटी बता दो, डेंसिटी 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 आपका एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? जल्दी जल्दी बता दो यार प्यारे बच्चों, डेंसिटी आपका इंटेंसिव है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास भी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो आपका क्या होता है, इंटेंसिव होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट फंक्शन, और एक आता है आपका पाथ फंक्शन। देखो एक ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो आपका स्टेट फंक्शन होगा। एक ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन होल पाथ, पूरे पाथ पर डिपेंड करता है आपका। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है वो आपका यहाँ पे स्टेट है, और जो सारा पाथ पे भी डिपेंड करता है वो आपका यहाँ पे पाथ है। एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, नीट में सवाल आ रखा है, फिर से आ सकता है, हीट एंड वर्क आपका यहाँ पे पाथ फंक्शन है, बाकी का कुछ भी आ जाएगा एक्स वाई जेड समथिंग समथिंग, वो आपका स्टेट फंक्शन होगा। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है, बाकी के ऑल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, एंथैल्पी, सब के सब स्टेट फंक्शन है। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये सब के सब क्या है, आपके पाथ फंक्शन है। बात करते हैं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, तो याद रखना प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है, एन सी पी डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। ये सी पी जो है यहाँ पे, ये याद रखना हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। बात करें इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू से डिनोट किया जाता है, एन सी बी डेल्टा टी होता है, सी बी जो है वो आपका हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आप याद रखना। एक रिलेशन याद रखना, सी पी माइनस सी बी बराबर आर, काम आएगा। एक गामा का रिलेशन याद रखना जिसको पॉइजन रेशियो बोला जाता है, सी पी और सी बी का रेशियो होता है पॉइजन रेशियो, इसको बोला जाता है, काम आएगा। ये भी याद रखना, सी पी का रेशियो गामा होता है, सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है। एक रिलेशन और याद रखना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ से भी सवाल आ जाता है। क्वेश्चन आता है हीट ऑफ रिएक्शन और इंटरनल एनर्जी दोनों में डिफरेंस बताओ, या क्वेश्चन आता है आपका मान लो कि डेल्टा एच बताओ, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा एन जी प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मैंने बोला नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके आपका अमोनिया बना रहा है, ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस,
तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट साइड में स्टेचोमेट्री कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट में साइड में आपका स्टेचोमेट्री है 3 + 1 आपका 4, तो डेल्टा एन जी आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2। शर्त यह है कि याद रखना सिर्फ और सिर्फ गैस का ही स्टेचोमेट्री लेना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी आ जाएगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314, टी आपका टेम्परेचर है, दोनों का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। इस तरीके से सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और उनके जवाब भी आप दे सकते हो। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, बोलो हाँ कि ना। सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा, क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया है, बोलो हाँ कि ना। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा तकलीफ समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल। अब देखो प्यारे बच्चों, याद रखना, एक होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ से डिनोट किया जाता है, जो कि आपका सम होता है एफ टोटल का जो होता है, एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल प्लस एफ आपका वाइब्रेशनल। ठीक है, ये आपका यहां पे याद रखना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सी बी जो होता है वो एफ बाई 2r होता है, जहां पे एफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ट्रांसलेशनल की जो वैल्यू है याद रखना ऑलवेज आपका हमेशा 3 होती है। रोटेशनल की जो वैल्यू है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो रोटेशनल की जो वैल्यू है याद रखना वो आपकी 0 होती है। अगर आपका डाई एटॉमिक गैस है तो रोटेशनल की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों आपका 2 होती है। अगर ट्राई एटॉमिक गैस है, अब ट्राई एटॉमिक में याद रखना आपका लीनियर अगर है तो रोटेशनल आपका कितना होगा 2 ही होगा, लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो याद रखना रोटेशनल आपका कितना होगा 3। और यहां पे जो सीबी वाला फॉर्मूला है उसमें बस एफ जो होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का ही सम होता है बस। आप देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं जो बच्चे रटते हैं, बट आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है मोनो, एक है डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में सिर्फ और सिर्फ लीनियर, ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर। बच्चे रटते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये है आपका सीबी, ये है आपका सीपी, ये है आपका गामा। देखो भाई कुछ नहीं करना, गामा होता है सीपी और सीबी का रेशियो। तो सबसे पहले तो सीबी आ जाएगा, सीबी एफ बाई 2r होता है, एफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल, मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक के लिए रोटेशनल तो 0 हो गया, ट्रांसलेशनल कितना है 3, तो एफ की जगह 3 रख देंगे। तो बताओ भाई सीपी क्या आ जाएगा, सीबी क्या आ जाएगा 3/2r आ जाएगा। अब सीबी आ गया तो आपको पता है सीपी माइनस सीबी बराबर आर, तो सीपी क्या होता है सीबी प्लस आर, तो सीपी यहाँ पे सीबी कितना है 3/2r, प्लस में आप आर कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5/2r, तो ये आ गया 5/2r। गामा सीपी और सीबी का रेशियो, इसको इसके डिवाइड में करेंगे तो गामा आपका आ जाएगा 5/3। डाई एटोमिक, डाई एटोमिक के लिए यहाँ पे आप आ जाओ, ये रहा रोटेशनल 2 ट्रांसलेशनल 3, तो 3 + 2 आपका कितना आ गया 5/2r। इसमें सीपी में क्या करेंगे आर जोड़ देंगे तो ये 7/2r, दोनों का रेशियो लेंगे तो 7/5। ट्राई एटोमिक लीनियर, लीनियर का मतलब है जैसे ट्राई एटोमिक में CO2 ट्राई एटोमिक होता है, बट CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे भी आपका सेम वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राई एटोमिक लीनियर में रोटेशनल आपका 2 ही होता है, तो 5/2r, 7/2r और 7/5। ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशनल 3 और ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर में रोटेशनल भी 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6/2r, तो 6/2r मतलब आप बोल सकते हो ये 3r, आर जोड़ेंगे सीपी के लिए तो ये 4r, दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आपका 4/3। तो आप किसी भी चीज का सीपी सीबी और गामा, चाहे मोनो एटोमिक है जैसे आपका हीलियम आ गया, आर्गन आ गया, चाहे आपका डाई एटोमिक है जैसे S2 आ गया, Br2 आ गया, Cl2 आ गया,
ठीक है, इस तरीके से आपका चाहे ट्राई एटॉमिक है, किसी का भी आप बहुत आसानी से सीपी, सीबी और गामा बता सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डरे, बिना कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में कंफ्यूजन लाए हुए। और मैं आशा करता हूं कि सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कमेंट करो सभी बच्चे, क्या सब बच्चों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो हाँ कि ना। चेक 1 2, चेक 1 2, ऑल क्लियर। पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा एकदम टॉप लेवल की चीज चल रही है। वो गाना सुना होगा ना, मैं बोल रहा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं पूरी जान लगा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर ढंग से, ताकि मेरे प्यारे बच्चे एक एक चीज को समझ पाएं और उसको अप्लाई कर पाएं आने वाले समय में एग्जाम में। तो बता दो एक बार यार जल्दी से, सब बच्चों को अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से एक बार फटाफट बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर? बोलो जल्दी जल्दी। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। चलो 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 नेक्स्ट। अब अपन अलग अलग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं हीट एंड वर्क के बारे में। हीट एंड वर्क, देखो वर्क, हीट का साइन की अगर बात करूं ना, तो देखो ध्यान से देख लो, आपसे लिखा आएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो याद रखना पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। आपसे बोला जाएगा हीट रिलीज फ्रॉम द सॉरी सिस्टम, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव। वर्क में याद रखना वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आपका पॉजिटिव साइन। ये साइन कन्वेंशन है जो आगे काम आएगा। वर्क डन ऑन द है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द है तो नेगेटिव। फिजिक्स में उल्टा होता है, याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में साइन कन्वेंशन उल्टे होते हैं। तो कभी यूं मत सोचना कि अरे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे बेचारे आ जाते हैं। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में साइन कन्वेंशन का ही डिफरेंस होता है। तो वर्क डन याद रखना, जनरली अपन यूज करेंगे माइनस का पी ऑफ गैस डीबी। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा अलग अलग प्रोसेस में, जब आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस आता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखना टेम्परेचर आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे पीबी बराबर आपने पढ़ा था एनआरटी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, क्योंकि एन वन है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो पीबी बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका घटेगा। तो अगर मान लो कोई प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ पूछेगा तो आपका एक ही कंडीशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्योंकि देखो प्रेशर लगातार आपका घटता जा रहा है और वॉल्यूम आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वर्क डन बराबर क्या अपन ने पढ़ा था? माइनस का पी ऑफ गैस डीबी। अब पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? बताओ, पी की जगह एनआरटी अपॉन बी लिख सकते हैं। तो वर्क डन बराबर माइनस एन आर टी अपॉन में बी डी बी। अब माइनस एन आर टी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो माइनस का एन आर टी 1 अपॉन बी डी बी।
तो यहाँ से वर्क डन बराबर माइनस का NRT इंटीग्रेशन 1/dp का हो जाएगा LNB, लिमिट है B1 से B2। तो यहाँ से आपका B1 से B2 लिमिट हो जाएगी। तो वर्क डन बराबर माइनस का NRT LN, लिमिट है आपका फाइनल माइनस इनिशियल। अब LN को लॉग में चेंज कर देंगे तो माइनस का 2.303 से मल्टीप्लाई, NRT LN लॉग में चेंज, B2 फाइनल वॉल्यूम और B1 इनिशियल वॉल्यूम। और ये आपका आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट प्यारे बच्चों पूछा जाता है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है आइसोथर्मल वर्क डन का, माइनस का 2.303 NRT लॉग B2/B1। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोलो भाई सभी बच्चे। जयेश जी को बुलाना, जयेश जी को बुलाना। माइनस का 2.303 NRT लॉग B2/B1। B2 है फाइनल वॉल्यूम, B1 है आपका इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आइसोथर्मल का वर्क डन निकाल सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं और दोनों का ग्राफ भी बता सकते हैं। आइसोथर्मल जैसे मान लो पीबी के अलावा कभी बीटी में ग्राफ पूछ लेता आइसोथर्मल में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल का, मतलब ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा में 1000% 4 प्रोसेस में से एक प्रोसेस पे सवाल आएगा। तो याद रखना, जो कांस्टेंट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ। टेम्परेचर कांस्टेंट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ, बस जो कांस्टेंट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। ट्रिक याद रखना, जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस में अपन कैसे वर्क करते हैं ध्यान से देखना। आइसोबोरिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बराबर, तो बाद में देखेंगे, पीबी बराबर एनआरटी। पी कांस्टेंट आ गया, ये तो पहले से खत्म है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब B/T बराबर कांस्टेंट, मतलब अपन बोल सकते हैं B1/T1 बराबर B2/T2। ये तो आ गया आपका रिलेशन, ये तो आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। डायरेक्टली है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल है, तभी आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो कभी P और B में ग्राफ पूछ लिया, तो आइसोबोरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर है, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जो कांस्टेंट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ। वर्क डन की बात करें तो माइनस का P ऑफ गैस dV। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का रूल है, जो प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, P बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dV, लिमिट है B1 से B2। तो वर्क डन बराबर माइनस का P बाहर, dV का इंटीग्रेशन B, लिमिट है B1 से B2। अप्लाई कर दो तो माइनस का P, B2 माइनस का क्या आ जाएगा, B1। वर्क डन बराबर माइनस का P B2 माइनस B1। अब याद रखना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर, इरिवर्सिबल प्रोसेस का आता है, तो याद रखना उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है आपको, माइनस का P एक्सटर्नल B2 माइनस का B1, B2 माइनस का B1, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देना कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर से रिलेटेड सवाल आ जाए। तो वर्क डन बराबर माइनस का P एक्सटर्नल B2 माइनस का B1, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लेता हूं मैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो फटाफट सभी बच्चे बता दो। तो ये यहाँ पे सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट, ये याद रखना। पीबी बराबर एनआरटी, ये खत्म, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के है, मतलब P/T बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब अपन बोल सकते हो P1/T1 बराबर
P2 अपॉन में T2। ग्राफ की बात करेंगे तो ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। मान लो कुछ और ग्राफ आ गया प्रेशर कांस्टेंट का, तो ये P और ये B है, तो कांस्टेंट क्या है, B कांस्टेंट है, तो फिर B के ऊपर खड़े हो जाओ, जो कांस्टेंट है उसके ऊपर खड़े हो जाओ। बात करते हैं आगे फॉर्मूला की, वर्क डन बराबर माइनस का P ऑफ गैस DB। अब खुद आप सोचो, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, और जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, जीरो। याद रखना, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो आपका जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन आपका जीरो होता है, ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया हो तो फटाफट एक बार जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से सब भी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे दो। चेक 1 2 ऑल क्लियर, चेक 1 2 ऑल क्लियर। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया है? बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट आपका आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार सवाल आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस से, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है चेंज इन हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। रिलेशन याद रखना, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, या फिर टीबी की पावर गामा माइनस का 1 बराबर कांस्टेंट। बात करें पी और बी में ग्राफ कैसा बनता है, तो पी और बी में इस तरीके का ग्राफ नजर आता है। बात करें वर्क डन का फॉर्मूला, तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P2B2 माइनस P1B1 अपॉन में गामा माइनस का 1, या फिर आप बोल सकते हो NR T2 माइनस का T1 अपॉन में गामा माइनस का 1। ये दो फॉर्मूला याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डायरेक्ट काम आएगा, ठीक है, सिंपल और आसान। कई बार सवाल आए हैं, अब यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स लगभग पूरा समाप्त हो गया है, अब सिर्फ लो बच रहे हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। फर्स्ट लो, सेकेंड लो और जीरो लो, बाकी का चैप्टर समाप्त है। जितना पढ़ाया है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर आप ये अच्छे से रीड कर लेते हो तो मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आने वाला सवाल आप आराम से आपके एग्जाम का सॉल्व कर पाओगे। देखो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सभी बच्चों ध्यान से सुन लो। सवाल आसान आता है एग्जाम में, टफ नहीं आता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जो बच्चे को केमिस्ट्री में अभी तक लग रहा था कि कुछ हो सकता है क्या, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मैं पहले ही बोला हूं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक भी चैप्टर मिस नहीं करूंगा। आपने अगर ये कंप्लीट सीरीज देख ली, केमिस्ट्री में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा ना यार। जो पूरे लोग साल भर पढ़ाते हैं ना, वो एक एक घंटे की क्लास में 2 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ ही नहीं रहा, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बस स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को आसानी से मेंटेन कर रहा हूँ, और उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अब अपन देख लेते हैं ये चैप्टर बस 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जीरो लो पे अपन आ जाते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे करेंगे कल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, ये जीरो लॉ है ही नहीं भाई कुछ, ये पूरा फर्जी लॉ है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, फर्जी लॉ, इसको फर्जी लॉ बोला जाता है। इसने बोला भाई साहब 1 + 2 = 3 होता है, तो 2 + 1 = 3 होगा। बोला कुल मिला के अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो बोला इसने भाई साहब कि ए एंड सी भी इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसी पागलों वाली बात करके गया थे, इस तरीके की पागलों वाली बात ये करके गया था
इसलिए इसको प्यारे बच्चों फर्जी लो बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? फर्जी लो, फर्जी लो बोलते हैं इसको। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है। पहली बात, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। इसने बोला था कि एनर्जी ना तो एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। स्टेटमेंट था इसका डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आपको पता ही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू आपको पता है हीट और डब्ल्यू आपको पता है वर्क डन। ये डायरेक्ट याद रखना। फिजिक्स में उल्टा होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ फिजिक्स में यही फॉर्मूला जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद में एंट्रोफी आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। याद रखना एंट्रोफी जो है वो सेकंड लॉ के अंदर ही आता है जनरली। वैसे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था जो प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं उनके लिए जो एंट्रोफी है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था और ये जनरली यहाँ पे आपका, ठीक है, एंट्रोफी के लिए काम करता है, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड लॉ के लिए। तो सेकंड लॉ में याद रखना आपके, एक तो क्लेसियस साहब आए तो उन्होंने बोला कि कोई बॉडी कूलर से हीटिंग, कूलिंग से हीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्लैंक क्लेसियस स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। बाकी का तो नहीं पूछा जाता जनरली, एंट्रोफी पूछा जाता है जो मैं आपको बता देता हूं बस। एंट्रोफी याद रखना ये क्या है? रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल है, रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल है। जैसे आपने घर में देखा होगा, जब आप जल्दी से सो जाते हो और जब उठते हो तो जब धूप निकल आती है तो आप देखना विंडो से कई सारे रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल मिट्टी के नजर आएंगे। जब नाइट में बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो देखना लाइट की रोशनी में कई सारे धूल के मिट्टी के कण ऐसे भागते हुए दिखते हैं। तो वो क्या है? रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल, वही एंट्रोफी है, ठीक है ना। जैसे आइस जो है उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, तो जब आइस मेल्ट हो जाती है तो पार्टिकल भागते हैं, तो वो रेंडमनेस है पार्टिकल का, एंट्रोफी है, ठीक है। तो ये डेल्टा एस से इसको डिनोट किया जाता है, जो कि आपका क्यू अपॉन में टी, हीट एंड टेम्परेचर का क्या होता है? ये रेशियो होता है, ठीक है। ये आप याद रखना सभी बच्चे। और एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको हर जगह अप्लाई करना है, डेल्टा एस बराबर एन सी बी एल एन में टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन में बी टू अपॉन बी वन। एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन बी वन। ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चे हर जगह अप्लाई करना। मान लो कभी टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया तो ये तो खत्म हो गया, फिर ये बचेगा, ठीक है ना, बी टू अपॉन बी वन। और मान लो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये बचेगा। दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना, सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्या है? आनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी शब्दों में आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी बच्चा अब बिल्कुल भी डरेगा नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल डरना नहीं है। मेरे ऊपर आपको थोड़ा भी अगर भरोसा हो गया है, 4 एपिसोड मैंने करा दिए हैं, 8 चैप्टर करा दिए हैं। 8 चैप्टर का मतलब सिंपल सा है कि आपका लगभग 40 से 45%, 40 से 45% सिलेबस करा दिया है। और इतने में तो आपको फील हो ही गया होगा कि केमिस्ट्री में किस लेवल की कितना कम टाइम में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको भरोसा हो गया तब हिम्मत बिल्कुल मत हारो। जिस भी बच्चे को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डर लग रहा है, तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल निवेदन है कि कृपया करके प्लीज़ सभी बच्चे आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारो। आप मेरा पूरा कंप्लीट एपिसोड देख के चले जाओ। हरियाणा के जितने भी मैंने एपिसोड कराए हैं, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको कि आने वाला समय आपका होगा। जो सपना, जो उम्मीद, जो आपने यहाँ पे फील करी है, जो आपने उम्मीद देखी है, तो प्यारे बच्चों वो आपको 100% बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट आपका हरियाणा के एग्जाम में मेरे जो पढ़ाया हुआ है इससे ही नजर आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके पेपर का पैटर्न,
लास्ट ईयर के जितने भी आपके स्टेट से रिलेटेड और दूसरे स्टेट के एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न देखा है। और जब सारी एनालिसिस करने के बाद में मुझे जो लगा है उस चीज को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखते हुए ये चीजों को पढ़ें, फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उम्मीद बैच छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं, आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ एम्स में ही जाना है तो ये सारी बुकलेट आपको 7 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो सभी बच्चों को पता ही है, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। चैप्टर मैंने पूरा समाप्त कर दिया है, द एंड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स। मेरा ये मानना है प्यारे बच्चों कि जितनी ताकत थी, जितनी एनर्जी थी मैंने पूरी लगाई है। आपको दिख रहा होगा इतना कम टाइम में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पे अपन ने कर दिखाया है विदाउट एनी स्किप। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है मैंने, 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कराया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना सभी बच्चे, 15 टेस्ट यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। 15 टेस्ट आप जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाओ, 15 मॉक टेस्ट हरियाणा के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, उनको आप जाके जरूर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया कुछ मत पढ़ना, जितना पढ़ रखा है उनको रिवाइज करना। नए क्वेश्चंस करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारी चीजें तकलीफ देगी। अगर कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है तो आपको डिमोटिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा। इसलिए जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है उस पर अप्लाई करो। 15 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो हरियाणा वाले बच्चे इस चीज़ का जरूर ध्यान दें और इस चीज़ को जरूर यहाँ पे समझें, सीखें और इस पर आप काम करें। अगर इस पर आप काम करते हो तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में जरूर चमकोगे। क्लास ईमानदारी से सब बच्चों को अच्छी लगी है तो अभी तक मैंने एक बार भी लाइक का नहीं बोला, लेकिन अगर ईमानदारी से कुछ सीखने को मिला है तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर दो भाई। अगर अच्छी लगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, अच्छी लगी है, सीखने को मिला है, सब बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत कुछ इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्लास का रिव्यू देके जाना। प्रत्येक बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं क्लास की फीलिंग्स, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, समझ में आया, नहीं आया, हर चीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ताकि हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो, जिस चैप्टर की डिमांड आएगी वही चैप्टर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो वो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि उस चैप्टर को मैं आपके लिए लेके आऊं। मैं बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको कौन कौन से चैप्टर करा चुका हूं। मोल करा चुका हूं, सॉल्यूशन करा चुका हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हो गया है, उसके बाद में आज ही थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है। मतलब आप सोच रहे हो आधा सिलेबस तो मैंने खत्म कर दिया है। और डी एंड एफ ब्लॉक भी हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक इधर उधर घूम रहे हैं वो ध्यान से सुन लो, इतने चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ज़्यादा भटको मत, सीधे जाके, और जिन्होंने नहीं देखे हैं आपको वीडियो, जे अकेडमी का जो चैनल है उस पर वीडियो वाले ऑप्शन में आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो चारों एपिसोड केमिस्ट्री के नजर आएंगे आपको सीरीज वाइज। फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, इस तरीके से नजर आएंगे। तो आप उनको जरूर यहाँ पे देख लें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कम करेंगे तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे प्यार बनाए रखो। बाकी का आप सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास लाइक जरूर कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो। ये क्लास का रिव्यू जरूर बता के जाना कैसी क्लास लगी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर काम कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे प्यार आप बनाए रखो। बाकी का मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।